हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो है एस्टेट की अपनी तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमने जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हमने अपना 2019 के और 2020 के कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज जो है हम 2021 को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब इससे पहले इसकी 2 क्लासेस और आ चुकी हैं 2021 के पेपर की। अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता होगा कि हम यहाँ पर केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते हैं। हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन जो जिस भी टॉपिक से आया है उस पूरे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, यानी मोस्टली जो उसके पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे को फर्स्ट टाइम विजिट किया है हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर सकता है, लाइक कर सकता है, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हर बच्चे कर सकते हैं लाइक एंड शेयर। तो अब देखो, जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है नहीं मिल रहे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाओ और देख लो। मैराथन सीरीज करवाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पर कवर हुए हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है आपके कहने के बाद, तो उसे भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज जो है क्वेश्चन सीरीज जो है उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए 130 तक हमने क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए थे। जो हमारे सब्जेक्ट कंसर्न आता है वो हमने 130 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए 90 से लेकर। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता ही देती हूँ कि राज्य की जो उपलब्धियां होती है, जो भत्ते होते हैं, जो विशेष अधिकार होते हैं, उनका निर्धारण कौन करता है, यही चीज यहाँ पर पूछी गई थी। राज्यपाल की जो होती है उपलब्धि, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन था वो संसद हमारा यहाँ पर करेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो इसको लेकर अगर आप मतलब थोड़ा और जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो आप अपनी देख सकते हैं। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम क्या बोलते हैं, आरबीआई भी बोलते हैं। ठीक है, आरबीआई बोलते हैं। तो जो आरबीआई है उसका कौन सा कार्य नहीं है, तो आपको पता होगा जब मैंने मैराथन सीरीज करवाई थी तो मैंने उसमें जो बैंक होते हैं और आरबीआई है उन दोनों के जो काम है मैंने बताए थे कि इन दोनों के क्या क्या काम होते हैं। तो ये काम को लेकर ही प्रश्न पूछा गया है कि आरबीआई इनमें से कौन सा काम नहीं करता है, कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इसलिए कह रही हूं बार बार की मैराथन सीरीज करो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो, क्योंकि वही चीजें हम बार बार जो है अब आप कहते हो कि अलग से जो है सारे टॉपिक मिक्स करके एक वीडियो बना दी जाए, तो अगर आप ऐसा कहोगे कि इकोनॉमिक्स के जितने मैंने टॉपिक करवाए हैं उनकी एक सेपरेट वीडियो बना के मैं डाल दूं तो वो भी मैं आपके लिए कर दूंगी, पर आपको मुझे सजेस्ट करना पड़ेगा भाई इसके लिए। आप देखो आरबीआई का कौन सा काम नहीं यहाँ पे पूछा गया। पहले सारे ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर साख का सर्जन, दूसरा है साख का नियंत्रण, तीसरा है मौद्रिक नीति और चौथा यहाँ पर हमारा करेंसी नोटों का निर्गमन। ठीक है, तो देखो आपको पता होगा जो आरबीआई के अलावा हमारे भारत देश में कोई भी जो है नोट जारी नहीं कर सकता है, ये बात हमें पता है। ठीक है, नोट जारी करने का अधिकार ही किसके पास है, आरबीआई के पास है। और ये जो है बहुत सारी चीजों के थ्रू होता है, ऐसा नहीं है कि आरबीआई अपनी मर्जी से नोट जारी कर देगा। ठीक, मौद्रिक नीति कौन डिसाइड करता है, वो भी हमारा आरबीआई डिसाइड करता है। आपको पता होगा जो मौद्रिक नीति है उसमें 2 प्रकार की मौद्रिक नीति होती है, मात्रात्मक और गुणात्मक मौद्रिक नीति, जिसमें हमारी रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, खुली प्रतिस्पर्धा जो हो गई, खुले बाजार की नीति, खुली प्रतिस्पर्धा वो वाली नीति हो गई। और आपकी जो गुणात्मक जो तरीके होते हैं उनमें क्या आ जाता है हमारा, हाँ CRR, SLR जो है वो आपका क्या है, मात्रात्मक, जो मात्रात्मक है उसके अंदर आ जाएगा। गुणात्मक में कौन सा आ जाएगा, जिसे बस सजेस्ट करता है आरबीआई कि इसे फॉलो करो। अब फॉलो करना ना करना बैंक के ऊपर, बट जो भी नीति वो जो है मात्रात्मक रूप में निकालेगा वो जो है बैंक जो है उसको फॉलो करेगा ही करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैराथन सीरीज देखो, उसमें मैंने स्पेशली इकोनॉमिक्स जो है ऊपर मैंने थंबनेल पे डाल रखा है, तो हर वीडियो आप चेक कर सकते हो। मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सी मैराथन सीरीज में आपको कवर करवाया है। ठीक है, तो ये आरबीआई का काम है, मौद्रिक नीति भी, और ये वाला भी काम है। अब देखो साख का नियंत्रण, साख का नियंत्रण यानी कि जो भी लोन है, जो भी क्रेडिट है, उस पर कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है, भी आरबीआई की जिम्मेदारी है। ठीक है, पर साख का सृजन जो है आरबीआई नहीं करता, आपको ध्यान रखना है। तो साख का सृजन फिर कौन करता है, आरबीआई नहीं करता, तो साख का सृजन कौन करता है, जो साख का सृजन है वो वाणिज्यिक बैंक करते हैं हमारे। ये जो वाणिज्य बैंक होते हैं, आपको पता होगा वाणिज्यिक बैंक या फिर कमर्शियल बैंक जिन्हें कहा जाता है वो कौन से बैंक होते हैं, या फिर व्यापारिक बैंक भी कह देते हैं इनको।
ये नॉर्मली बैंक होते हैं जिनमें हम जाते हैं, जैसे कि ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपका विजय बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो, ये कौन से बैंक है, ये हमारे जो हमसे कांटेक्ट करते हैं वो बैंक। आरबीआई आपके पास खुद तो नहीं आएगा कि लोन ले लो, ठीक है, या फिर आरबीआई आपके पास, जो आप आरबीआई के पास तो नहीं जाओगे मेरे पैसे जमा करो मेरे खाते में, नहीं ना ही खाता खुलवाने जाओगे। तो किससे कॉन्टेक्ट रखते हैं हम अपना कॉन्टेक्ट किससे रखते हैं, हम रखते हैं अपना कॉन्टेक्ट जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है उससे। तो साख का सृजन करने का काम भी किसका होता है, इसी का होता है। तो यही जो है हमें जो लोन है जो साख है वो प्रोवाइड भी करता है, आपको ध्यान रखना है। तो यही हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था, आरबीआई से रिलेटेड काम नहीं है, ये बैंक से रिलेटेड काम है, ठीक है। और इसी वजह से बैंक जो है हमें धन उपलब्ध करवाता है, इसी वजह से बैंक को जो है क्रेडिट मनी के नाम से भी जाना जाता है। बैंक जो कमर्शियल बैंक है उसे और किस नाम से जाना जाता है, क्रेडिट मनी के नाम से भी पुकारा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखो भाई, अगला क्वेश्चन जनगणना पर आ गया है, और जनगणना से काफी क्वेश्चन आपके एस्टेट से आते हैं एस्टेट में। तो जनगणना वाला टॉपिक अगर आप चाहते हैं मैं करवाऊं, मैं सोच रही हूँ अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं जरूर करवाऊंगी जनगणना का टॉपिक। 2011 की जनगणना को लेकर काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एस्टेट के आप लगातार देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर होते हैं उसमें एक क्वेश्चन तो पक्का है जनगणना का। तो देखो जनगणना 2011 जो है उसके अकॉर्डिंग जो है भारत में महिला साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य कौन सा है। तो महिला साक्षरता में पिछड़ा हुआ राज्य हमारा कौन सा, ये पूछा गया है यहाँ पर हमसे। तो पहला है हरियाणा, दूसरा बिहार, तीसरा राजस्थान और चौथा झारखंड दे रखा है यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस वाले जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपका बिहार हो जाएगा, ठीक। बिहार में जो महिला साक्षरता दर है वो पिछड़ी हुई है, आपको ध्यान रखना है। जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम है, इसका मतलब, ठीक, बिहार में सबसे कम है महिला साक्षरता दर। और बाकी के बारे में हम देख लेते हैं। जो आपका जो लक्षद्वीप है उसमें क्या है, जो पुरुष साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा जो है लक्षद्वीप में पाई जाती है। जो लक्षद्वीप है उसमें कौन सी, मेल की जो साक्षरता दर है वो ज्यादा है, ठीक, ज्यादा। केरल जो है, केरल को ध्यान रखना है, केरल में जो कुल साक्षरता दर है वो क्या है, कुल साक्षरता दर और जो महिला की साक्षरता दर है वो ज्यादा, इसमें मेल की साक्षरता दर ज्यादा नहीं है। तो केरल में एक तो कुल हो गई आपकी टोटल जो साक्षरता दर है, टोटल साक्षरता, यानी टोटल साक्षरता का मतलब यहाँ पर क्या है, मेल प्लस में फीमेल। अब यहाँ पर मेल का मतलब ये नहीं कि मेल ही ज्यादा केरल के पढ़े लिखे, नहीं, यहाँ पे मेल और फीमेल को जब प्लस करते हैं और जो टोटल साक्षरता दर निकलती है तो वो ज्यादा कहां पर है, वो है केरल में, ठीक। और केरल में एक और चीज क्या ज्यादा है, केरल में जो है जो महिला साक्षरता दर है, जो बिहार में क्या थी, बिहार में जो फीमेल साक्षरता दर है वो क्या थी, कम थी। तो केरल में जो फीमेल साक्षरता दर है वो क्या है, यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। इसे नोट करते हुए चलिए, यहीं से आपके जो है नोट्स बनते हैं, कोई नोट्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, बुक्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से नोट्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में क्या थी, आंध्र प्रदेश में हम अगर टोटल देखें तो उसमें जो साक्षरता दर है वो कम है, ठीक। केरल में जो टोटल साक्षरता दर है वो तो ज्यादा है, पर आंध्र प्रदेश जो है आपका, आंध्र प्रदेश उसमें क्या है, उसके अंदर जो आपकी कुल साक्षरता दर है या फिर जिसे हम समग्र साक्षरता दर भी कह सकते हैं, वो आपकी क्या है, वो आपकी सबसे ज्यादा कम है, ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो मेल यानी कि पुरुष हैं उनकी साक्षरता दर क्या है, सबसे कम है राजस्थान में। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या है, जो पुरुष हैं जो मेल हैं उनकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा कम है, और सबसे ज्यादा हाई साक्षरता दर मेल की कहां पर मिलती है, लक्षद्वीप में मिलती है। तो ये सारे का सारे हमने यहाँ पर देख लिया। चलिए अब यहाँ से हमारे इतने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो रहे हैं। अब चलो आगे चलते हैं। और केरल को लेकर तो क्वेश्चन लास्ट जो प्रीवियस ईयर है यानी 2020 आई थिंक उसमें पूछा भी गया था साक्षरता दर को लेकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के जो योगदान है उसका क्रम हमें लगाना है कि किस तरीके से जो है भारत का जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी जो है भारत का, उसमें जो है किस तरीके से कौन से क्षेत्र का योगदान रहा है। आपको पता होगा जो क्षेत्र है उसमें आपके प्राथमिक द्वितीय और तृतीय आते हैं। प्राथमिक में कौन सा है, जो कृषि क्षेत्र होता है जिसमें मछली जो पालन है, जो मछली पकड़ना, ये भी आ जाते हैं इसके अंदर, कृषि क्षेत्र मेनली होता है इसमें आपका, ठीक है। और खनन वाले जो कार्य होते हैं वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर होते हैं। द्वितीय क्षेत्र कौन सा होता है, द्वितीय यानी सेकेंडरी, जिसमें विनिर्माण का कार्य होता है, ठीक है, जिसमें हमारे उद्योग धंधे आते हैं, जिसमें बिजली या फिर गैस वगैरह की जो सप्लाई है, पानी की जो आपूर्ति वगैरह वो आ जाएगी आपकी। तृतीय क्षेत्र हमारा सेवा का क्षेत्र होता है।
अब यहाँ पूछा गया है कि भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें योगदान जो है किस तरीके से रहा है, किस क्रम से रहा है। तो आपको ध्यान रखना, तृतीय क्षेत्र जो है नंबर 1 है, फिर उसके बाद हमारा द्वितीय क्षेत्र आता है, फिर हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र आता है। और ये बहुत अच्छा है, किसी भी देश के विकास के लिए द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का आगे होना इंपॉर्टेंट होता है, और कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र का थोड़ा पीछे रहना अच्छा होता है, आपको ध्यान रखना। तो ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, अब चलिए, और जीडीपी के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पर जीडीपी क्या होती है। जीडीपी जो है आपका कोई भी एक टाइम है उसके अंदर कितनी वस्तुएं हैं और कितनी सेवा है, उस देश के अंदर जो उत्पादन हुआ है उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है, यानी कि कितने की वो वस्तुएं, कितने की वस्तुएं, कितने की सेवाएं हैं, उनका जो टोटल मौद्रिक मूल्य होता है उसको ही क्या कहा जाता है, उसको ही जीडीपी कहा जाता है। एक टाइम पीरियड के अंदर जो उत्पादन हो रहा है वस्तु और सेवाओं का, उसको ही कहा जाता है, उसके मौद्रिक मूल्य को ही कहा जाता है जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थल से घृतवास के साक्ष्य मिले। तो घृतवास जो है आपके, घृतवास क्या होते हैं, घृतवास जो है आपके, जैसे कि अगर देखिए तो जो घृतवास है, घृत भी कहा जाता है सिंपल, ये क्या होते हैं, जो गड्ढे खोदने के बाद जो अंडरग्राउंड में जो भी चीजें बनाई जाती है घृतवास हो जाते हैं। ठीक है, सिंपली अगर मैं बताऊं तो आपको, तो आपने देखा होगा जो अंडरग्राउंड में जो घर वगैरह वो बनते हैं। तो इसी तरीके से पहले के जमाने में जो हड़प्पा की बात यहाँ पर हो रही है, तो जो हड़प्पा का जो स्थल है एक मिला है जिसमें जो है घृतवास के जो साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। यानी कि हड़प्पा में क्या हुआ था, उस स्थल पर जो घर वगैरह हैं वो जमीन के नीचे जो है वो बनाए जाते थे। और आपको ध्यान रखना है ब्रुज होम जो है ये जो है यहीं पर ये घृतवास के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। कैसे याद रखोगे, इसमें होम आ रहा है, होम यानी कि हम इस तरीके से होम, ये वाला होम याद रख सकते हैं। होम मतलब घर होता है अपना, और ये क्या करते थे, घर वगैरह अपने जो है गड्ढों में बनाते थे, यानी कि गड्ढे, गैसे गड्ढे याद कर लो, और घृतवास इस तरीके से हो गया। और ये जो है अपने जो ब्रुज होम है, ब्रुज होम में पाए गए जो घर है वो एक तरीके से गड्ढे खोद कर बनाते थे। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी बातें मैं और भी बता दूं, जैसे कि जो एक घृतवास है आपका ब्रुज होम, ये कहाँ पर है, ब्रुज होम कहाँ पर है, ये वर्तमान में कश्मीर में है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, वर्तमान की बात करें तो कश्मीर में है ये आपके, और जमीन के नीचे होते थे घृतवास। और इनमें जो है हमें किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनमें हमें जो है आग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आग जलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और खाना बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि जो आग जलाने के साक्ष्य है वो भी दो तरीके से प्राप्त हुए हैं। एक तो इन घृतवासों के अंदर जो है आग जलने के जो साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, एक इनके बाहर जो है आग जलाई जाती थी। अब अंदर जलाई जाती थी और बाहर जलाई जाती थी, इसका मतलब ये है कि जब ठंड होती थी तो वो घर के अंदर जो है आग जलाते थे, गर्मी होती थी तो घर के अंदर घुटन होगी तो वो बाहर आग जलाते थे। तो इस तरीके से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ये एनसीईआरटी जो है इसकी डेफिनेशन पूरी देता है। और ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, आपकी एनसीईआरटी 6th क्लास की जो आपकी हिस्ट्री की बुक है वहां से आपके क्वेश्चन ये जो है पुट आउट किया गया। सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, किसी ने जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना वर्णित है। तो कौन से अनुच्छेद में पंचायतों के बारे में, पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया कि पंचायत जो है किस तरीके से उसका मतलब कि कौन कौन से उसके अंदर होंगे, ठीक इस तरीके से उसके जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होगा। तो ये जो चीज है ये किस में बताया, कौन से अनुच्छेद में बताया गया। और आप लाइक शेयर करते रहिए, देखिए आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, आपके फायदे के लिए बनाई जा रही है कि आप एस्टेट क्लियर करें, मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। तो आपको भी जो है अपनी तरफ से, अब ऐसा तो नहीं है मैं केवल जो है लैपटॉप को पढ़ा रही हूँ, तो आपको भी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो पंचायतों की संरचना है वो जो है आपका कौन सा आर्टिकल होगा, वो आपका अनुच्छेद जो आपका 243C है, यानी कि गै, वो आपका जो आर्टिकल है ये जो है पंचायतों की संरचना के बारे में बताता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो आर्टिकल जो है आपका 243B है वो क्या बताता है पंचायतों के बारे में, वो पंचायतों के गठन के बारे में बताता है। आपको ध्यान रखना, जो पंचायतों का जो गठन है किस प्रकार से होता है उसके बारे में जो है हमें 243B के द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है, और 243(1) जो है आपका जो कै जो है उसके अनुसार हमें क्या पता चलता है कि एक जो ग्राम सभा जो है एक होगी, जो ग्राम स्तर के लिए जो शक्तियां वगैरह हैं उसे यूज करेगी, और जो कौन सी शक्तियों का यूज करेगी, जो राज्य विधानमंडल उसे देगी कानून के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा पता चलता है हमें इसके बारे में। ठीक,
और आपको बता दूं जो आपका अनुच्छेद जो 243 केएल 243 है वो बताता है कि एक जो पंचायती राज निकाय होगा उसकी परिभाषा जो है हमें कहाँ मिलती है कि पंचायती राज जो है वो व्यवस्था किस प्रकार की है, उसी परिभाषा हमें अनुच्छेद जो आर्टिकल 243 है उसके तहत हमें पता चलता है। अब देखो जो पंचायती राज है, जो पंचायत है, वो आपका कौन से आर्टिकल के तहत जो है जोड़ा गया था, आर्टिकल नहीं कहेंगे से कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 73वां जो संशोधन था उसके तहत जो है इसको जोड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है। और ये संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1992 में जो है ये अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, संशोधन किया गया था संविधान के अंदर कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, त्रिस्तरीय जो सरकार है वो होनी चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे काफी सारे डाउट्स जो है क्लियर हो रहे होंगे आप सभी के। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया और 1956 से 1968 के मध्य जो है ग्रामीण निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने का संकेत दिया, यानी कि कौन सा अर्थशास्त्री था जिसने जो है भारत की गरीबी का अध्ययन किया था। ठीक, और मतलब गरीबी का अध्ययन का मतलब ये नहीं कि ये देख के बता दे कि भारत जो है बहुत गरीब है, इस तरीके से नहीं, एग्जैक्ट गरीबी, गरीब किसको माना जाए उसके बारे में डेफिनेशन, उसके बारे में अध्ययन किसने किया था, वो अर्थशास्त्री कौन है। और उस अर्थशास्त्री की एक और विशेषता यहाँ पर बताई गई है कि उसने बताया था कि 1956 से 1968 में क्या होगा, जो ग्रामीण जो गरीबी है वो क्या होगी, भारत में कम होगी, उसके प्रतिशत में कमी आएगी। तो वो आपके दांडेकर थे। ठीक है, बीएम दांडेकर, तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है जो दांडेकर हैं और एक और आपके प्लस में आप ध्यान रखो जो एन रथ, ठीक है, एन रथ हैं, इन दोनों ने जो गरीबी के बारे में अध्ययन किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति 2250 तक जो कैलोरी है वो नहीं ले पाता है वही व्यक्ति क्या होगा, गरीब होगा। ठीक है, इस तरीके से बताया था उन्होंने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, और आपको पता होगा मैराथन सीरीज में ये भी चीज हमारी कवर हुई थी जो महासागर वाली है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इसलिए मैं आपको साथ साथ में बता रही हूँ कि कभी आपसे मैराथन सीरीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट ना जाए। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है क्षेत्रफल के अनुसार जो महासागर है उसका सही क्रम हमें लगाना है। क्षेत्रफल एरिया वाइज, यानी कि कौन सा सबसे पहले बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। तो किस प्रकार से जो ओशियन है उन्हें हमें जो है लगाना है। अब देखो आपको पता होगा पूरे विश्व में, हमारे पूरे विश्व में जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत जो महासागर है इसे, ठीक है, प्रशांत जो महासागर है वो क्या है, सबसे बड़ा है, आपको ध्यान रखना है। और जो आपका जो हिंद महासागर है उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, फिर आपका अनार्कटिक महासागर आता है, फिर आपका आर्कटिक महासागर आता है, और अनार्कटिक के बाद आपका दक्षिणी जो महासागर है जिसे हम साउथ जो महासागर है वो भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, वो भी आता है, पर यहाँ पर वो नहीं दे रखा तो उसे हम स्किप कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, एरिया वाइज, और आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके बढ़ते से घटते क्रम में ये जो है चीजें यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया था। अगर आपसे पूछा जाए घटते से बढ़ते क्रम में बताओ तो आप जो है अलग बताएंगे, तो आप जो है उल्टा स्टार्ट कर देंगे, आर्कटिक पहले, फिर जो है अनार्कटिक जो आ जाएगा, फिर हिंद आ जाएगा, फिर प्रशांत आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और प्रशांत महासागर जो है आपका जो वर्ल्ड है पूरे यहाँ पर देखो जो आपका इस साइड से जो होता है, इस साइड भी होता है और इस साइड भी होता है आपका जो प्रशांत महासागर, यानी कि इस साइड से जाकर और आपका जो है इस साइड इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर जो है आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, ये आपका इस साइड जो है आपका उत्तरी अमेरिका जो है, ठीक है, नॉर्थ जो अमेरिका है उससे घिरा हुआ है, और यहाँ पर जो साउथ अमेरिका है उसको भी घेरता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका एशिया जो है उसको, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है उससे उसके जो मतलब टच करता है इनको। ठीक, आपको ध्यान रखना प्रशांत महासागर का। हिंद महासागर जो है आपका वो आपका जो है भारत के नाम पर रखा गया है, और ये जो है आप किस तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता है ना भारत का नाम जो है आपका क्या है, एक और आपका जो भारत का नाम है जो है जो क्या कहा जाता है, मैं ही भूल गई, हिंद से आप मतलब हिंदी है हम, इस तरीके से भी तो नारे वगैरह चलते हैं, तो हिंद महासागर जो है इंडिया जिसे कहा जाता है, और आप देख रहे हैं इंग्लिश में इसका नाम इंडिया ही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और जो अटलांटिक महासागर है और आर्कटिक महासागर है उसके बारे में भी देखते हैं। जो आपका अटलांटिक महासागर है
एक मिनट, यहाँ पर आप जो हिंद महासागर दूसरे नंबर पे नहीं आता है, अंटार्कटिक महासागर जो है आपका दूसरे नंबर पर आता है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर गलती से बता दिया आपको, जो अंटार्कटिका महासागर है वो आपका जो है सेकंड जो वर्ल्ड बिगेस्ट जो आपका रहा है ओशन, वो यही है। ठीक, आप देखो ये है, ये जो है किस प्रकार का है, इसकी जो आकृति अगर हम देखें यानी कि इसकी शेप देखिए, जो अंटार्कटिका महासागर की इस प्रकार की इसकी शेप होती है इस तरीके से। और आपको ध्यान रखना है ये जो है उत्तर और दक्षिण अमेरिका से भी जो है टच करता है अंटार्कटिका महासागर, और यूरोप और अफ्रीका जो है इस साइड यूरोप अफ्रीका जो है उसे भी टच करता है। ठीक, हिंद महासागर जो है भारत के नाम पर है और इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार जो है इसका आकार है। ठीक, और ये जो है ये ट्रायंगल बनाता है। त्रिभुजाकार का मतलब तो यही होता है ना, ऊपर जो है उत्तर में यहाँ पर ये नॉर्थ है, यहाँ पर जो है ये जो है किसको टच करता है, एशिया को टच करता है जिसमें हम सभी रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पश्चिम में, पश्चिम आपका इस साइड हो जाएगा वेस्ट, और यहाँ पर जो पश्चिम में जो है ये अफ्रीका को टच करता है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो पूर्व यानी कि ईस्ट, उसमें आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को टच करता है ये। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा आपका वो लिख दिया है। देखो देखो अब देखो आर्कटिक महासागर, जो आर्कटिक महासागर है ये आपका जो है आर्कटिक महासागर किस तरीके, इसके बीच में जो है हिंद महासागर भी आता है, हिंद जो हिंद के बाद सॉरी दक्षिणी महासागर भी आता है, पर यहाँ पर नहीं दे रखा है तो उसे हम जो है यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे जब नहीं दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका ये जो आर्कटिक महासागर है ये उत्तरी ध्रुव व्रत जो है उसमें स्थित है आपका, यानी कि जो नॉर्थ जो आपका पोल है वहां पर स्थित है आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके महासागर के मैंने मोस्टली कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे कह रहा है कि कौन सा, यहाँ पे पुरास्थल दे दिया और यहाँ पे उत्खननकर्ता दे दिया है कि ये पुरास्थल की खोज कौन से किसने की है, ये पूछ रखा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर देखो जो सुतकांगे डोर है उसकी जो खोज है किसने की है, उसकी आर्डेल स्टाइन जो है उन्होंने की है। बागवानपुरा जो है उसकी खोज किसने की है, उसकी खोज जेपी जोशी ने की है। ठीक है, बालाकोट जो है उसकी खोज किसने की है, बालाकोट की जो खोज है वो जॉर्ज एफ डेलिस ने की है। लोथल की खोज किसने की, और वो आपका बच गया है एस आर राव। तो ये तो याद ही करने पड़ेंगे तभी आपका जो होगा वो करेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ से इसके अकॉर्डिंग जो है ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का क्या था, आपका थर्ड था ऑप्शन। तो देखो थर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एंड सेकंड का आपका फोर्थ था, तो सेकंड का फोर्थ केवल यहीं पर है और यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर कुछ मैचिंग दी गई है, इनमें से जो है हमें इनकरेक्ट बतानी है, कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट है। पहला है महादंड नायक मुख्य न्याय अधिकारी, दूसरा यहाँ पर देखा नगर श्रेष्ठी और यहाँ पर मुख्य जो बैंकर या व्यापारी, तीसरा यहाँ पर उपरिक जिसे मुख्य शिल्पकार कहा गया, और सातवां जिसे व्यापारियों के काफिले का नेता कहा गया है। और ये मैं बता दूं ये आपका गुप्त काल से आया है, आपको ध्यान रखना है। गुप्त काल में जो राजा जो प्रशासनिक जो व्यवस्था चलाते थे उसमें जो राजा है उसे जो है एक मुख्य व्यक्ति माना जाता था, एक केंद्रीय व्यक्ति माना जाता था, और अपनी हेल्प के लिए यानी कि मुख्य न्याय जो अधिकारी है उसे डिसाइड किया गया था, राजा ने महादंड नायक जो है बनाया गया था। मतलब कि ये क्या करते थे, राजा की हेल्प करते थे न्याय के मामलों में। ठीक है, तो ये बनाया गया था। अब ये जो महादंड नायक आपको ध्यान रखना है, प्रांतों में अगर बात की जाए महादंड नायक की, प्रांतों में बात की जाए तो वो कौन था, वो आपके जो प्रांतों में उपरिक थे। ठीक है, प्रांतों में उन्हें उपरिक कहा जाता था। और अगर जिलों में बात की जाए, जिलों में, तो जिलों में कौन था, जिलों में जो है उसको क्या कहा जाता है, विषयपति कहा जाता था, विषयपति कहा जाता था। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग उपरिक मुख्य शिल्पकार यहाँ पर गलत दे रखा है, तो यही चीज पूछी गई थी कौन सा गलत है, यही आपका गलत था ऑप्शन, और ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। और आप जो है और सारे बाकी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाफेड जो है, हाफेड के बारे में असत्य कथन कौन सा यहाँ पर दिया गया है। देखो हाफेड जो है उसका मतलब ये जो संघ है इसकी जो स्थापना कब हुई थी, ये 1 नवंबर 19 कब हुई थी, 1 नवंबर 19 जब आपका जो ये हरियाणा है जब बना था उसी टाइम पे हुई थी, 1966 में हुई थी। ठीक है, हाफेड की आपको ध्यान रखना बिल्कुल सेम वही डेट है जब हरियाणा का जो है
बना था, स्थापित हुआ था हरियाणा हमारा राज्य है, तभी जो है हाफेड जो है उसी दिन बना था, 1 नवंबर 1966। आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर को ही हरियाणा बना और 1966 तो वही सेम हाफेड का है, आपको ध्यान रखना है। और हाफेड क्या था? हाफेड जो है आपका एक हरियाणा का जो स्टेट है, स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग जो फेडरेशन लिमिटेड है वो कहा जाता है। इसकी पूरी फुल फॉर्म ये है, और यहाँ पर जो फुल फॉर्म दे रखी है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है इसकी पूरी फुल फॉर्म जो है वही आपको ध्यान रखनी है इसकी क्या है, ठीक है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इसकी पूरी फुल फॉर्म है, ठीक। अब देखो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं इसके। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि हरियाणा जो है हाफेड जो है हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ है। ये बिल्कुल ठीक है। हाफेड मैंने बताई स्थापना ये जब हुई थी, हाफेड द्वारा हरियाणा के सभी जिलों में हाफेड बाजार खोले गए थे। अभी हाफेड बाजार क्या होते थे? जो हाफेड बाजार है वो क्या होते थे कि मतलब कि आपको पता होगा कि एक ऐसी जो राशि है, मतलब कि जो भी किसान है उनके लिए कुछ ऐसा डिसाइड किया गया था, एक आदर्श मूल्य रखा गया था किसानों के लिए कि अगर तुम्हें जो है किसानों को जो है सरकार ये वादा करती थी कि अगर तुम्हें इतने दाम पर कोई तुम्हें नहीं बेच रहा है तो तुम क्या करो, इन्हें मत दो, ठीक है, तुम मुझे दे दो। तो ये जो चीज है ये हाफेड बाजार, इसके लिए हाफेड बाजार जो है तय बनाए गए थे हरियाणा सरकार के द्वारा। आपको ध्यान रखना अलग अलग जिलों में हरियाणा के बनाए गए थे और ये इसी के हाफेड के तहत ही हुआ था सब कुछ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे पूछा गया अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उसका नाम अशोक जो है वो लिखित किया गया है। तो पहला यहाँ पर दे रखा है आपका, देखो मैं आपको सिंपल सा बता दूं, जो अशोक है, अशोक ने जो है 33 जो आपके जो शिलालेख है वो बनवाए थे, ठीक है, 33 बनवाए थे क्या शिलालेख। अशोक जो है उसने जो है अभिलेख भी लिखवाए हैं, शिलालेख भी लिखवाए हैं। ये क्या होते थे? जो कठोर सतह है उस पर जो है लिखवाए जाते थे, ठीक है। अशोक ने 33 जो शिलालेख है वो मिले हैं अशोक के, जिसे जो है 4 उसमें बांटा गया है, प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, प्रमुख स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख। इस तरीके से 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो गया। अब देखो जो अशोक के जो शिलालेख है वो जो है केवल अशोक जो नाम उसका खुद का जो नाम है वो 4 शिलालेखों में अशोक ने जो है केवल 4 जो शिलालेख हैं उनमें ही जो है बताया है। कौन कौन से? मस्की, ठीक है, पहला हम कह सकते हैं मस्की, एक तो मस्की हो गया आपका। दूसरा हम कह सकते हैं ब्रह्मगिरी, ठीक है, जो ब्रह्मगिरी है उस शिलालेख में भी जो अशोक है नाम जो है हमें उल्लेखित मिलता है, ठीक है। गुरजूर जो है, ठीक है, गुरजूर शिलालेख में मिलता है। और 4th शिलालेख जो है आपका नेतुर है, ठीक है। तो इन 4 शिलालेखों के अलावा अशोक के किसी भी शिलालेख में अशोक का नाम अशोक नहीं लिखा गया है, सिंपल सी बात ये है। तो आपको ध्यान रखना है 4 शिलालेख। और अशोक के जो शिलालेख हैं या फिर जो अभिलेख हैं कौन सी भाषा में होते थे, क्या मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। प्राकृत भाषा में होते थे। भाषा पूछी जाए तो प्राकृत है। लिपि पूछी जाए तो आपकी कौन सी होगी? लिपि पूछी जाए तो जो आपकी ब्राह्मी लिपि है वो होती थी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि होती थी, ठीक। तो यहां से ये सारी चीजें कवर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप में अवस्थित नहीं है, यानी कि यूरोप में कौन सा पर्वत नहीं है। तो देखो आपका ये तीनों के तीनों पर्वत यूरोप में है, एटलस नहीं, आपको ध्यान रखना है। एटलस कहाँ पर है आपका? जो एटलस है वो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, आपको ध्यान रखना है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का जो पर्वत श्रृंखला है उसकी एक श्रृंखला जो है वो क्या एटलस है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक। और ये 2000 किलोमीटर से भी अधिक जो हम कह सकते हैं उत्तरी अफ्रीका से जो है उसकी पर्वत श्रृंखला से दूर है, इस तरीके से, ठीक। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, ये सतत विकास पर है। सतत विकास बहुत इजी है। जब आप एसएसटी पढ़ते हैं तो आप जो है स्टार्टिंग चैप्टर्स में पढ़ लेते हैं कि सतत विकास किसे कहते हैं, फिर भी आप जो है गड़बड़ कर जाते हैं। देखो सतत विकास या फिर सस्टेनेबल हम डेवलपमेंट जो है किसे कहते हैं? जब हमारा डेवलपमेंट जो है, हमारा जो विकास है इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे भी कोई हार्म ना हो, ठीक है, यानी कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, और साथ ही साथ हमारा विकास हो। विकास हमारा आर्थिक रूप में विकास हो, ठीक है। हम आर्थिक रूप में विकास करेंगे ना, राजनीतिक वगैरह तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। राजनीतिक विकास करेंगे तो उससे तो कुछ हमारे पर्यावरण को कुछ हानि नहीं हो रही है। तो आर्थिक विकास किस तरीके से हो
कि हमारा पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या कर सके, जो संसाधन उपलब्ध है उनका यूज कर सके। ऐसा नहीं है कि केवल हम संसाधनों का यूज करते रहें और वो पीढ़ी रह जाए, ऐसा नहीं करना है। तो उसी को सतत विकास कहते हैं। तो तेजी से विकास इंक्लूड होगा, बट ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। इसमें साफ तौर पर यह है कि पर्यावरण जो है उससे जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। कृषि का विकास, उद्योग का विकास, ये सारे के सारे जो है एक आर्थिक विकास के अंदर आपके आ जाते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास जो है आपका सतत विकास कहलाता है। ठीक है। समावेशी विकास अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या समावेशी विकास पूछ लिया जाए, समावेशी का मतलब क्या है, जिसमें जो है आपकी चीजें मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें जो है किसी भी एक वर्ग को नहीं छोड़ना, हर किसी को जो है हर किसी को उस विकास का लाभ होना चाहिए, हर किसी को जो है साथ में लेते हुए हमें क्या करना है, विकास करना है। इस तरीके से होता है आपका। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे दिया गया है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो पंचायतों को जो है जो वित्तीय जो स्थिति यानी कि उनके लिए जो वित्तीय आयोग का जो गठन है वो कौन करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, वो करता है राज्यपाल। ठीक है। तो राज्यपाल जो है वो करता है, और वो आर्टिकल 243 जो आपका फर्स्ट है उसके तहत करता है राज्यपाल वित्त आयोग का गठन। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आर्थिक विकास की अवधारणा में मापन में सुधार का क्रम क्या है। आर्थिक विकास की जो अवधारणा है उसमें मापन जो है किस तरीके से होना चाहिए, उसका क्या क्रम है। तो आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, इसे PQLI कहते हैं, और HDI। ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, यही क्रम होना चाहिए इसका। ठीक। तो आय जो है यानी कि हम जो अर्जित करते हैं, अपनी वेतन जो होता है, जो भुगतान होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बदले में हमें जो भुगतान मिलता है, या फिर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो हमारी आय होती है। प्रति व्यक्ति आय जो होती है एक राष्ट्र की या फिर एक भौगोलिक क्षेत्र की व्यक्तियों के द्वारा, हर व्यक्ति के द्वारा अर्जित की हुई आय होती है। ठीक। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक क्या होता है, किसी भी देश में जो जीवन की गुणवत्ता है जो या फिर कल्याण है उसको मापने का एक तरीका होता है आपका PQLI। ठीक। तो ये जो है किसी भी देश की जीवन गुणवत्ता को मापने के लिए एक सूचकांक होता है। इसमें आपके 3 संकेत आते हैं। कौन कौन से? साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। 3 सूचकांक इसके अंतर्गत आते हैं, आपको ध्यान रखना है। और HDI जो है, HDI के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आपकी। HDI के अंदर भी कुछ आयाम जो है वो डिसाइड किए गए हैं, जैसे स्कूली शिक्षा के मध्य वर्ष, ठीक, यानी स्टार्टिंग के वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, एंड फोर्थ इसका GNI, जिसे हम जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है वो भी कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर ABCD तीनों ही ठीक है, इसी क्रम से होना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पर हमसे पूछा गया कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, मतलब मैचिंग जोन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट नहीं है, वो हमें बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो आपका। अगर आप एस्टेट दे रहे हैं तो मेरा मानना है बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैंने आपको कई बार बताया भी है, करवाया भी है। कर्क रेखा आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, उसका आकार किस प्रकार, कई बार तो आकार को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। वो आपका गोल नहीं है, वो गोलाब है, आपको ध्यान रखना है। गोलाब का मतलब क्या है, पृथ्वी थोड़ी सी ऊपर से चपटी हुई है, यहाँ से नीचे से भी चपटी हुई है, और यहाँ से ऐसे फैली हुई है। ठीक है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ पे फैली हुई है, इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ी सी चपटी हुई है, इस तरीके से आकार है। और ये क्या करती है, यहाँ पर तो मैंने थोड़ी सी अजीब सी बना दी है पृथ्वी। अब देखो ये क्या करती है, ये जो है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री जो है घूमती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है जो कर्क रेखा है पृथ्वी की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो भी 23.5 डिग्री पर है, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक। मकर रेखा जो है वो भी 23.5 डिग्री पे। आप देखो जैसे ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है, इस पे जो है ये आपका क्या होता है, ये इक्वेटर होता है जो 0 डिग्री होता है, जैसे हम विषुवत भी कहते हैं। ठीक है। ये आपका इक्वेटर होता है, जिसे हम विषुवत भी बोलते हैं हिंदी में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका जो है उत्तरी दिशा में होता है, उत्तरी ध्रुव में होता है, सॉरी उत्तरी ध्रुव में होता है, उत्तरी दिशा भी कह सकते हैं, उत्तरी ध्रुव में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक। और ये 23.5 डिग्री होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है।
नॉर्थ इसीलिए तो लगाया गया ना, नॉर्थ में है। ये भी ध्यान रखना, जब आप 23.5 डिग्री देखकर केवल टिक कर देंगे ना, तो आपको ध्यान रखना है इसके पीछे नॉर्थ भी लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा और साउथ लगा रखा है, मान लीजिए नॉर्थ ना लगा कर यहाँ पर साउथ लिखा होता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, आपको ध्यान रखना। नॉर्थ ये बताता है कि ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। और ये देखो यहाँ पर ये जो है आपकी मकर रेखा है, और ये क्या है, मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री, जैसे हमारी ऊपर कर्क रेखा होती है उतनी ही दूरी पर जो है मकर रेखा एक अक्षांश है। ये सारे अक्षांश हैं आपके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, सारे लैटिट्यूड है। और ये भी क्या है आपका 23.5 डिग्री साउथ है। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। देखो दक्षिण लिखा गया साउथ, ठीक, तो ये भी ठीक है आपका। और यहाँ पर कभी आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, नॉर्थ ही है। ओके, तो ये भी ठीक है हमारा, ये भी ठीक है। अब देखो प्रधान देशांतर, जैसे हम प्राइम जो मेरिडियन भी बोलते हैं, तो ये क्या है आपका, आपको पता होगा कुछ हमारे जो है, जो ये है पृथ्वी, इस पे देशांतर इस तरीके से होते हैं। ठीक है, देशांतर, और ये जो है यहाँ पर आकर जो है मिल जाते हैं। ठीक है, ध्रुवों पर आकर मिल जाते हैं, उनकी लंबाई समान रहती है। पर अक्षांश क्या है, अक्षांश जो है जितनी जो है ध्रुवों के पास में जाते हैं, उतनी जो इनकी आपस जो लंबाई होती है वो छोटी होती चली जाती है। पर इनके बीच का जो गैप होता है वो इक्वल रहता है। कितना रहता है, 1 डिग्री का गैप रहता है इनके बीच में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में 1 डिग्री का गैप रहता है। ठीक है, ये तो हमारी कॉमन जो बातें थी वो हो गई। अब देखो यहाँ पर जो है टाइम डिसाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट मैराथन क्लास में, मैंने आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करवाया कि जो आपकी एक जो टाइम डिसाइड करने के लिए, स्टैंडर्ड टाइम के लिए, क्योंकि हर देश में अलग अलग टाइम होता है, तो उसके लिए एक जो है हमारी देशांतर रेखा, जैसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, एक जो देशांतर रेखा है उसे जो है प्रधान यामोत्तर जो है माना गया है। और उसके इस साइड जो है, इसके इस साइड जो है, और इसके इस साइड जो है 90 है, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 जो है वो जो देशांतर रेखाएं। और ये देशांतर रेखाएं कुछ इस तरीके से हैं, और 90 करके यहाँ पर जब वो मिलती है तो वो 180 बना लेती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो हमारी टोटल जो अगर कहें तो आपकी जो टोटल, अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो वो अगर हम कहें तो 360 डिग्री तो उसकी टोटल वो रहती है। और आप देखिए यहाँ पर जो आपका देशांतर, ये प्रधान देशांतर है जिसे हम एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, इस वाली लाइन को, ठीक है, इस वाली पूरी देशांतर रेखा को, ये कहाँ पर है, ये आपकी ब्रिटिश में है, ब्रिटेन में है ये आपकी। ठीक है, ब्रिटेन लिख देते हैं, ब्रिटेन की एक वेधशाला है। ठीक है, वेधशाला ब्रिटेन में, और उस वेधशाला जो है वो कहाँ पर है, वो ग्रीनविच में है, वो ग्रीनविच में है। ठीक है, ये वी की यहाँ इस साइड आई जाएगी थी। ठीक है, तो ग्रीनविच में है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीनविच के अंदर आपकी, ग्रीनविच में है ये आपकी, और ये जो है आपकी 0 डिग्री है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर वगैरह नहीं है, ये 0 डिग्री आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज गलत थी और यही चीज पूछ रखी है, कौन सी गलत थी, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर जो है बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 147 यहाँ पूछा गया है। यहाँ पर समिति दे दी गई है, यहाँ पे वर्ष दे दिया गया है, और हमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर जो है, सही उत्तर का चयन करना है हमें यहाँ पर आपका। ठीक है, तो देखो जो अशोक मेहता समिति है वो आपकी कब बनी थी, वो बनी थी 1977 में बनी थी आपकी। ठीक है, तो ये तो आपका गलत है, ये बनी थी 1977 में। अब आगे देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो जो LM सिंघवी समिति है वो कब बनी थी, वो बनी थी आपकी, अच्छा यहाँ पर ये मैंने सोचा कि केवल हमें जो है ऑप्शन बताने हैं, तो ये जो है आपकी मैचिंग थी। देखो अशोक समिति जो आपकी 1977 जो है आपकी कहाँ पर है, यहाँ पर आपका 1977 या फिर 1978 भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये वाला जो है आपका यहाँ से ये ठीक हो जाएगा। ओके, अब देखो आपका बी वाला ऑप्शन LM सिंघवी समिति, वो आपकी जो है आपका 1986 में बनी थी, तो ये आपका यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद देखो जॉन मथाई समिति, ये जो है आपकी, ये बनी थी आपकी 1953 से 54 में ही, तो ये हो गया। और जो आपकी संतानम समिति है वो भी आपकी एग्जैक्ट यही 1963 रहेगी। ठीक, तो ये ही पूछा गया था। और अशोक मेहता समिति जो है आपकी पंचवर्षीय जो ये योजना थी उसको लेकर जो है बनाई गई थी, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। सॉरी, पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज व्यवस्था जो संस्थान है उसके लिए समिति गठन की गई थी, पंचायती राज के लिए गठन की गई थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
कौन सा सबसे हिंसक और विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है? तो सबसे हिंसक और विस्फोटक ज्वालामुखी के प्रकार जो हैं दो होते हैं, एक तो पेलियन और एक होता है आपका जो पिलनीय विस्फोटक। ठीक है, पेलियन और जो पिलनीय, इस तरीके से लिखा जाएगा, पिलनियन विस्फोट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका दे रखा पिलियन, तो ये हो गया और एक आपका ये होता है, आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में वेटी था। आपको ध्यान रखना है, चोल काल में जो है जो एक तरीके से जो वेतन के लिए जो है कर वगैरह लगाए जाते थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और भूमि पर कर लगाया जाता था ना जो चोल, उसमें तो उसे क्या कहा जाता था? उसे कनिका दान कहा जाता था। ठीक है, कनिका दान कहा जाता था, भूमि कर को कनिका दान कहा जाता था। और उपज पे कितना लगता था? उपज पे लगता था 1/3। ठीक है, 1/3 कर जो है भूमि पर लगता था। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जो चोल है, चोल में जो है 400 से भी ज्यादा जो शब्द है, चोल ने जो चोल ये रहा है, चोल काल रहा है, उन्होंने जो अभिलेख बनाए थे उसमें 400 से भी ज्यादा जो शब्द है, उसमें कर जो है, कर को लेकर 400 से भी ज्यादा शब्द जो है अभिलेखों में प्रयोग किए गए हैं। उसमें से आपका एक शब्द है वेट्टी, आपको ध्यान रखना है। तो ये वेट्टी जो है आपका किस प्रकार का कर था? ये जो वेट्टी एक प्रकार का कर था, कोई यानी कि भूमि कर वगैरह नहीं थे, एक प्रकार का कर था। कर के नाम को ही जो है यहाँ पर वेट्टी कहा जा रहा था चोल में। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा निशुंभ सुंदनी देवी मंदिर का निर्माता है? तो निशुंभ सुंदनी देवी मंदिर का जो निर्माता है वो कौन सा चोल रहा है? वो विजयालय जो चोल है वो रहा है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। और इसी के साथ आपके जो है यहाँ पर जो है 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि अब जो है तैयारी जो है एस्टेट की आपको अच्छे से करनी, बहुत कम टाइम रह गया। नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट। और आप साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। और आप जो है अपना रिस्पॉन्स दीजिए कमेंट के थ्रू। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।